नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, अपना बिहार के इस कार्यक्रम में हम लोग किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो कि बिहार से संबंधित मुद्दे हैं। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की प्रमुख फसलें पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे मुद्दे चर्चा किया ही है। अब फसल को लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की जब भी हम बात करेंगे, बिहार एक तरह से समझेंगे तो वह कृषि प्रधान राज्य है। एक तो अपना देश जो प्यारा भारत है, यही एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन बिहार में भी आपको यही देखने को मिलेगा। भारत में तो तकरीबन अब जो कहा जाता है कि 50% से ऊपर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन अगर आज भी बिहार की स्थिति देखेंगे तो तकरीबन 70 से 75% जनसंख्या जो है, उनका जो जीवन यापन चल रहा है वह एग्रीकल्चर के वजह से ही चल रहा है। और इसके अलावा जीडीपी में बात करें, जीडीपी में एग्रीकल्चर की बात करें तो वह तकरीबन देखेंगे आप बिहार में 20% का योगदान जो है राज्य की जीडीपी की। जब हम बात करते हैं बिहार के जितने भी फसल की बात करेंगे तो उसमें आपको दलहन भी दिखेगा, तिलहन भी दिखेगा, गन्ने की फसल होती है, फल सब्जियों का उत्पादन भी होता है वहाँ पर, गेहूं, मक्का, धान, ये सारे फसल वहाँ पर होते हैं। मैदान को लेकर के बात करते हैं, बिहार के जो समतल उपजाऊ मैदान है, जब मैंने बिहार की मिट्टी के विषय में आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये हिस्सा जो पड़ जाता है ये उत्तरी मैदानी और ये दक्षिणी मैदान। यहाँ जो ये मैदानी भाग है, यहाँ पर मुख्य रूप से फसल आपको देखने को मिलता है। और ढेर सारी नदियां जो बिहार में है, चाहे वह नदियां जो है जो कि हिमालय से आने वाली नदियां हैं या फिर प्रायद्वीपीय नदियां जो है, ये सभी नदियां मिलकर के बिहार के मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। और चूंकि ये नदियां जो है बाढ़ लाती है, बाढ़ में जो मिट्टी आता है वह उपजाऊ मिट्टी आता है, इस वजह से यहाँ पर फसल जो है उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मिट्टी की चर्चा, तो जलोढ़ मिट्टी की चर्चा मैंने किया था जो बाढ़ के द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी है। इसके अलावा देखेंगे तो ये जो समतल उपजाऊ मैदान, बड़ा सा उत्तर और दक्षिण मैदान को आप मिला दीजिए, यह देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिहार में आपको देखने को मिलेगा कि जल संसाधन बहुत है। ठीक है, जल संसाधन इस वजह से कि नदियां बहुत है। यहाँ पर आपको बूढ़ी गंडक, गंडक, कमला बलान आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गंगा बीचों बीच बह रही है, देखिए गंगा की स्थिति आपको। इसके बाद यहाँ पर सोन नदी देखने को मिल जाएगा, फल्गु नदी देखने को मिल जाएगी, पुनपुन, कर्मनाशा, ठीक है, बिहार का सो कोसी नदी। तो नदियाँ इतनी सारे बिहार में है कि इसकी वजह से जल संसाधन यहाँ पर रहता है। और जल संसाधन के अलावा एग्रीकल्चर के लिए एक और चीज की जो आवश्यकता है वह है मानव संसाधन। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं मेरे बात से? मानव संसाधन, मानव संसाधन जहां रहेगा उसमें आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका लाभ मिलेगा। और बिहार के लिए तो कहते हैं कि बिहार में एग्रीकल्चर में एक तरह का प्रचंड बेरोजगारी देखा जाता है, क्योंकि जिस खेत में 5 आदमी को काम करना चाहिए उस खेत में एक ही परिवार के 7 आदमी काम कर रहे होते हैं, तो 2 आदमी जो है वह दरअसल प्रचंड बेरोजगारी के वहां पर शिकार हो रहे होते हैं। ये अलग डिबेट है, जब बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे तो हम करेंगे। आज एग्रीकल्चर की चर्चा, तो देखिए मुख्य रूप से 3 फसलों का उत्पादन होता है। एक तो हो गया खरीफ, दूसरा हो गया रबी फसल और तीसरा हो गया जायद फसल। अब एक एक करके इन फसलों को विस्तार से समझते हैं कि क्या बातें हैं। खरीफ फसल की बात करेंगे तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई के महीने में। ये जो धान का फसल है मुख्य रूप से समझिए, तो जून जुलाई के महीने में बुआई हो गया और इसकी कटाई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में यह पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मुख्य खरीफ फसल का देखेंगे तो इसमें मक्का को भी आप रखिए, जो मोटे अनाज होते हैं, बाजरा को रखिए, इसमें धान की बात कर सकते हैं, तिलहन को भी इसमें जोड़ सकते हैं। अब रबी फसल की बात कीजिए तो रबी फसल की बुआई कब होगा? जैसे ही खरीफ फसल की कटाई होगी रबी फसल की बुआई हो जाएगी। और रबी फसल की बुआई फिर कब? तो नवंबर दिसंबर का जो महीना उपयुक्त होता है। क्योंकि खरीफ फसल की कटाई कब हो रही है? अक्टूबर नवंबर में। थोड़े समय के लिए खेत को पड़ता छोड़ दीजिए, यानी कि किसी भी तरह का फसल मत लगाइए। उसके बाद नवंबर दिसंबर में रबी फसल की बुआई कर दीजिए। और रबी फसल की बुआई करेंगे, ठंडा का पूरा महीना चलेगा। उसके बाद जो बसंत ऋतु आएगा, यानी कि मार्च अप्रैल का महीना जो होगा, तो रबी फसल के कटाई का वक्त आ जाएगा। जो लोग गांव में है, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उस बात को आसानी से समझ रहे होंगे। मैं बोल रहा हूँ तो उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कभी खेती बाड़ी नहीं किए हैं तो थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा एग्रीकल्चर को। और उससे भी आप जो है कृषि प्रधान देश में रहते हैं, कृषि प्रधान राज्य में रहते हैं, तब तो आपको ये जानना ही चाहिए। रबी फसल के अंतर्गत मुख्य फसल की बात करेंगे तो वह गेहूं है, लेकिन इसके अलावा देखेंगे चाहे वो चना हो, जौ हो जाए, मटर हो जाए, आलू हो जाए, इसके अलावा सरसों हो सकता है, ये सब फसल उगाए जाते हैं।
इसके अलावा बिहार की चर्चा करेंगे तो तंबाकू, बिहार में लोग खैनी बहुत खाते हैं, तो तंबाकू जो है उसका उत्पादन बहुत होता है। गन्ना, फल तथा सब्जी, ये सभी जो है नकदी फसल है। अब नकदी फसल क्या होता है? वो फसल जिससे तुरंत नगद मिल जाए, यानी कि बाजार में तुरंत बिक जाए, बाजार में उसका डिमांड है। इकोनॉमी कैसे चलता है? डिमांड और सप्लाई पे। तो भैया हम उसी चीज का उत्पादन करेंगे जिसका बाजार में डिमांड है, लोग तुरंत खरीद रहे हैं, हाथों हाथ पैसा मिल जाए। तो बिहार में इस तरह की फसलें भी आपको देखने को मिलेगा रबी फसल के अंतर्गत। जायद फसल क्या होता है? देखिए, जायद फसल के विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये फसल जो है ना अप्रैल के महीने में बोई जाती है और जून के महीने में काटी जाती है, यानी कि टाइम पीरियड इसका आप देखेंगे तो काफी छोटा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक फैक्ट है, यही पूछा जाता है, इसको आप अलग से नोट कीजिए। जायद फसलें जो है वहीं पर उगाई जाती है जहां पर नियमित सिंचाई मिल सके, नियमित सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर फिर ये कहां कहां? देखिए, यह बिहार के विभिन्न क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको एक लाइन पहले बताया है कि बिहार में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। लाइन से नदियां यहां से यहां तक दिखेगा, यहां से यहां तक दिखेगा, ठीक है। नदियों की कमी नहीं है और बीच में गंगा नदी है ही, सभी नदियां आकर के यहां से यहां जुड़ गई, यहां से यहां जुड़ गई। तो अगर जल संसाधन है तो अब बताइए, याद करने की जरूरत है कि जायद फसल के लिए कहां पानी की जरूरत पड़ेगा? नियमित सिंचाई इसको नदियों के पानी से मिल रहा है, इसीलिए यहां पर जो है, जैसे मक्का की बात करेंगे, बिहार के लोग मकई बोलते हैं, तो मक्का हो गया, उसके बाद मंडुआ हो गया, मड़ुआ होता है, कुछ लोग उसका रोटी भी खाते हैं, ज्वार हो गया, सब्जी हो गया, जैसे हरा चारा हो गया। हरा चारा जो है, चारा घोटाला बिहार में हुआ था, हरा चारा जो है वो गायों के खाने के लिए काम में आता है। तो ये सब की खेती वहां पर किया जाता है, लेकिन ये छोटा अंतराल होता है, इसको ध्यान रखना है और किसान इसकी खूब खेती किया भी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब इस मैप को मैं आपको समझा देता हूं। ये मैप अगर आप समझ गए, मैं इस मैप को समझाने में कामयाब हो गया, तो समझ लीजिए आप अगर कामयाब हो गए, हम दोनों आदमी कामयाब हो गए, तो हमारा काम बन गया। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा जितनी भी मैं बातें बताऊंगा यही बातें दोहरा रहा हूंगा। सबसे पहले इस मैप को देख लीजिए। तो यहां मैप देख रहे हैं, इसके साथ ही इस मैप को भी देखिए, ठीक है। ये दोनों एग्रीकल्चर के हिसाब से हो गया कि कहां कहां कौन सी फसल उगाई जाती है, इस मैप में देखेंगे। इसके अलावा हम यहां पर आपको दिखाएंगे क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। और फिर यहां पर ये जो है पॉलिटिकल मैप है बिहार का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह में देख रहे हैं बटा हुआ है, 38 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो इसमें मैं बताऊंगा कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है। तो इस मैप को देखने के लिए तैयार हैं कमर कस करके? चलिए, यहां पर देखिए शुगर केन को लेकर के बातें किया गया है। अब इसको कलर के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा, है ना। ये काम मेरे साथ आपको भी थोड़ा मेहनत से करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग जान पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए राइस को लेकर के यहां पर है ना, तो यहां चावल को लेकर के देखिए, ये वाला कलर देखिए, यहां पर यह सब जगह जो है चावल का। देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये भी चावल वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई जगह इस तरह के हल्के कलर में दिखे, ये वाला हिस्सा भी। तो ये इसमें ये बताया गया है कि प्रचुर मात्रा में कहां हो रहा है, मामला समझ रहे हैं, ज्यादा कहां पर हो रहा है, तो इस एरिया में। अच्छा बताइए, चावल का जब भी होगा, यानी कि धान की फसल जब लगाई जाएगा, तो धान क्या होता है? अच्छा एक बात कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए, धान की बुआई होती है या धान की रोपाई होती है? इसी के जवाब से आपको पता चल जाएगा, मैं जान जाऊंगा कि कितने लोग एग्रीकल्चर को ठीक से समझते हैं। जवाब फिर से कहता हूं, मैं अपने दिल्ली के दोस्तों से पूछा करता हूं, कई बार, एक बार डिबेट में हम लोग थे जेएनयू में और वहां चर्चा छिड़ गया और बहुत सारे लोग धूमधाम से कह रहे थे धान की खेती, और उसमें उन्होंने कह दिया धान की बुआई करने का समय। सबने पकड़ लिया, एग्रीकल्चर वालों ने, जो गांव देहात से हम जैसे लोग थे, हमने कहा भैया धान की बुआई फिर से पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर को। तो आप लोग मुझे बताइए, धान की बुआई या धान की रोपाई, ठीक है। और इस पर क्या जानते हैं थोड़ा विस्तार से कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तो समझे, गांव घर के लोग हैं, खेती बाड़ी समझने वाले लोग हैं। चलिए, तो राइस यहां पर समझ लिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो धान की खेती होगी, तो धान की खेती में पानी की बड़ा जरूरत पड़ता है। तो मुझे बताइए, वे सारे जगह जहां पर पानी की प्रचुरता ज्यादा होगा, उस लोकेशन में अधिक उत्पादन होता होगा ना, ये हो सकता है। तो ये चीजें, अच्छा, तो प्राकृतिक तौर पर यह हिस्सा किशनगंज देखिए यहां पर है ना। आप कहेंगे सर किशनगंज का क्यों नाम ले रहे हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम लीजिए, हम जो है मधेपुरा के रहने वाले हैं या हम पटना के रहने वाले, दरभंगा के रहने वाले हैं, लेकिन किशनगंज का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा कि वर्षा सबसे ज्यादा यहां पर हो रही है। मामला समझ में आ रहा है? मैंने आपको बताया था, तो बंगाल की खाड़ी यहां से ये इसके लिए प्रभावित करती है इस जगह को, और यहाँ पर भी फिर देखेंगे झमाझम बारिश जो है आपको देखने को मिलेगा इस पूरे बेल्ट में, है ना। ये पूर्वी भाग जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो किशनगंज है
अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, बताइए यहाँ पर धान की खेती के लिए उपयुक्त मौसम रहेगा कि नहीं? और मानसून में ये चीज़ तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो ये चीज़ें देखना है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या केवल एक ही फैक्टर है कि अगर जहां पर मान लीजिए बारिश ज़्यादा हो रहा है, क्या धान की उत्पादन वहीं ज़्यादा होगा? ध्यान से सोच के बताना है, ये आवश्यक नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्राकृतिक कारण अवश्य है कि जहां पर भैया वर्षा ज़्यादा होगा तो वहां पर धान के उत्पादन हो सकता है ज़्यादा। लेकिन आप मुझे बताइए, और भी कारण तो उस पर निर्भर करता है। धान की फसल जब लगाए जाते हैं तो मानव संसाधन की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अभी मशीनीकरण बिहार में एग्रीकल्चर को इतना नहीं हुआ है कि मशीन के द्वारा पहुंचा दिए एकदम, है ना। तो आपको मानव संसाधन यानी कि मानव होनी चाहिए, है ना, मजदूर होना चाहिए ना खेत में भैया। उसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहां पर बारिश नहीं हो रहा है ज़्यादा, वहां पर प्राकृतिक रूप से ताल तलैया नदी नहीं है, तालाब नहीं है, लेकिन मान लीजिए सिंचाई की व्यवस्था एकदम जबरदस्त है, तो बताइए वहां पर धान की खेती हो सकता है कि नहीं? इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे कुछ मैं बताने वाला हूं, इसीलिए समय देकर के यहां समझा दिया। तो प्राकृतिक रूप से ये एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन उत्पादकता यहीं ज्यादा होगा ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि फसल के उत्पादन के लिए विभिन्न फैक्टर्स होते हैं। उर्वरक लगेगा, मानव संसाधन लगेगा, पैसा पूंजी सब चीज चाहिए। अगर यहाँ में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ के लोगों में विपन्नता है, तो सब कुछ होते हुए भी यहां पर उत्पादन ज्यादा नहीं होगा, किसी और क्षेत्र में उत्पादन होगा। याद रखिएगा, आगे बताऊंगा। चलिए, तो अब यहां पर मेरा काम हो गया। अब मैं आपको गेहूं वाला जगह पर ले चलता हूं। बिहार के लोग जो है धान और मतलब उत्पादन ज्यादा करते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं और फिर जो है रोटी भी ज्यादा खाते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो है, ये कमला बागमती वाला जो एरिया देखेंगे, ये वाला पूरा हिस्सा जो आपको देखने को मिलेगा, ये सब ज़्यादा हिस्सा आपको यहाँ पर गेहूं उत्पादन ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। गेहूं उत्पादन ये नहीं कि यहीं होता है, मतलब और भी जगह होता है, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, ये जरूरी नहीं है ये जो जमुई वाला, नवादा, गया वाला हिस्सा यहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि प्रचुर मात्रा में यहाँ होता है, बाकी चीज़ें भी बाकी जगह होता है। मिलेट्स को लेकर के देखेंगे, इस एरिया में ज़्यादा होगा। किस एरिया में? जहां पर पानी की मात्रा जो है कम है, जरूरत नहीं होगा, वहां पर आपको मोटे अनाज ज्यादा देखने को मिलेगा। कॉटन के लिए भी यहां बताया गया है। अगर ऑयल को लेकर के देखेंगे तो ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, ये सब हिस्सा आपको दिख रहा है, ये छोटे कम ही होता है बिहार में, लेकिन ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। जूट वाला ये देखिए, यहाँ सब जो आपको दिख रहा है, ये जो है ये जूट के उत्पादन की बात है, ये सब यहाँ पर किया जाता है। बिहार में आम का उत्पादन भी ठीक ठाक होता है, और आम की बात करेंगे तो मिथिला वाले क्षेत्र में चलना पड़ेगा, क्योंकि मिथिला के लोग जो है आम बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा पड़ जाएगा, यहां जो हिस्सा पड़ेगा ये वाला, यानी कि कुल मिलाकर के देखेंगे आप तो मुजफ्फरपुर वाला हिस्सा हो गया, दरभंगा वाला हो गया, मधुबनी का हिस्सा हो गया, ये जो वैशाली वगैरह ये जो बेल्ट है, यहां के लोग आम के बड़े शौकीन होते हैं। मिर्ची को लेकर के देखेंगे तो गंगा के जो आसपास के लोग हैं, ये लोग जो हैं मिर्ची को लेकर के बड़े इमोशनल होते हैं, खास करके पटना जो राजधानी है, पटना के आसपास के लोग यहां पर जो उत्पादन करते हैं, ये किसान, ये एरिया आपको दिख जाएगा क्या, मिर्ची के उत्पादन को लेकर के काम करता है। अच्छा भैया, कहते हैं कि बिहार में आलू का अपना महत्व है, ठीक है, तो आलू की खेती भी खूब की जाती है बिहार में, और आलू आपको देखिए यहां पर मिल जाएगा। ये एरिया देख लीजिए, यहां पर देखिए आलू के मुख्य उपज की मैं बात कर रहा हूं, पैदावार प्रचुर मात्रा में हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं आलू को लेकर के, ठीक है। तो आलू बिहार में आपको चौतरफा मिलेगा, जहां जाएंगे आपको आलू ही आलू बिहार में नजर आएगा। ये पॉलिटिकल मैप से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं मिट्टी को लेकर के, इसको लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए धान, गेहूं, गन्ना प्रदेश देखेंगे तो यह एरिया जो आपको दिख रहा है, देखिएगा। अब ये एरिया बताइए मुझे क्या है? यह एरिया चंपारण वाला है। पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, ये देखिए वेस्ट चंपारण है ना, थोड़ा सा और नीचे गिरेंगे तो पूर्वी चंपारण, समझ में आ गया। तो ये एरिया जो हो गया इसके। अब बताइए धान, गेहूं, मक्का प्रदेश, तो ये वाला पूरा हिस्सा जो देख रहा है आपको, ब्लू वाला है ना, ये वाला हिस्सा जो है, यह वाला हिस्सा जो होगा, खास करके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा हो गया गोपालगंज, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, ये वैशाली, समस्तीपुर, सबको ले लीजिए, इसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और थोड़ा सा इधर लेते हुए दरभंगा, समस्तीपुर, ये सारे एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आपको धान, गेहूं, मक्का प्रदेश होगा। वहीं पर धान, गेहूं, खेसारी प्रदेश देखेंगे तो ये जो येलो वाला
आपको दिख रहा है, ये जो ये ऊपर वाला थोड़ा सा डार्क वाला, तो इसमें आपको चाहे वो आपको मधुबनी देखने को मिल जाए, आपको सीतामढ़ी देखने को मिल जाए, थोड़ा सा हिस्सा शिवहर का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, रख लीजिए साथ में, तो शिवहर में भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। इसके अलावा धान पटसन गेहूं प्रदेश देखेंगे तो यह जो है आपको यहां पर आना पड़ेगा। यह जो हिस्सा पड़ता है, ये कौन सा हिस्सा कह रहा हूं, ये किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया का थोड़ा सा हिस्सा लेते हुए यह आपको पड़ेगा धान पटसन गेहूं प्रदेश। धान गेहूं पटसन प्रदेश की अगर चर्चा करेंगे तो ये रेड वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, खास करके ये जो पूर्णिया और कटिहार वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट, यहां पर आपको देखने को मिलेगा मक्का, गेहूं, धान प्रदेश देखेंगे तो ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय और पटना का कुछ हिस्सा दिखेगा, तो यहां भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर धान गेहूं चना प्रदेश देखेंगे तो यह जो आपको दिख रहा है कैमूर, रोहतास, बक्सर वाला, और इसके अलावा धान गेहूं जौ प्रदेश देखेंगे तो यह वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है नीचे वाला, ये दक्षिण वाला मैदान जिसमें जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई वाला हिस्सा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस मैप को ध्यान रखिएगा, ये मैप ही आपका बेड़ा पार लगा देगा। ठीक है, अब यहां से हम चलते हैं, एक एक फसल पर ध्यान देते हैं जो कि बिहार में किस तरह से उपजाया जाता है, उसके लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां होती है और किस क्षेत्र में, क्षेत्र महत्वपूर्ण है चूंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए धान यानी कि चावल बिहार राज्य की मुख्य खाद्यान्न फसल है। अगर देखेंगे कृषि योग्य भूमि जो है बिहार में, उसमें 45% क्षेत्र पर इसे उपजाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियां क्या है, यहाँ की उष्ण एवं आर्द्र जलवायु तथा उपजाऊ मिट्टी जो कि दोमट मिट्टी है चावल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह फसल मुख्यतः गंगा के मध्यवर्ती भागों एवं उत्तरी मैदान भागों में उपजाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा एरिया आपको देखना है, गंगा के मध्यवर्ती भागों को लेकर के चर्चा किया गया है एवं उत्तरी मैदान भागों में, तो ये वाला जो पूरा एरिया पड़ जाता है। अब यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट होगा मुख्य उत्पादन यही होगा। ठीक है, अब अग्रणी जिले अलग हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है, जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, तो रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर देखिए यहां पर है। मैंने आपको बताया था कि भले ही बारिश यहां पर पड़े तो फसल को, अगर धान की फसल में सिंचाई की आवश्यकता है, लेकिन मान लीजिए आर्थिक दृष्टिकोण से इधर के लोग संपन्न हैं और यहां पर ये सिंचाई की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहां पर क्या है, जलप्रपात मौजूद हैं। जब मैंने वाटरफॉल के विषय में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में इस तरफ इस वाले एरिया में जलप्रपात, वाटरफॉल अच्छी खासी संख्या में बिहार में है, तो यहां से सिंचाई की व्यवस्था इनके लिए, इन किसानों के लिए हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर जो है उत्पादन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मुख्य एरिया देखेंगे अगर तो आपको ये वाला हिस्सा, चाहे वो आपको दरभंगा दिखे, समस्तीपुर दिखे, वैशाली दिखे, पटना का कुछ हिस्सा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और यहां पर आपको सारण का कुछ हिस्सा, यहां पर जो है फसल उत्पादन किया जाता है। अब चलिए गेहूं फसल की चर्चा करते हैं। गेहूं फसल की जब बात करेंगे तो यह राज्य की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पहले नंबर पे धान, दूसरे नंबर पर गेहूं, और राज्य में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें 29% एरिया पर गेहूं उपजाया जाता है। धान कितने पे था, तकरीबन 45% पे, तो यह ध्यान देना है। अब इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है भैया, तो गेहूं के लिए बहुत आवश्यक है कि कम वर्षा वाला क्षेत्र हो और शीतोष्ण क्षेत्र यहां पर ज्यादा हो, तो गेहूं वहां पर आप उपजा सकते हैं। इस फसल के लिए हल्की दोमट मिट्टी और सामान्य वर्षा की आवश्यकता ज्यादा है। वर्षा चाहिए धान को, अगर गेहूं को ज्यादा वर्षा मिल गया तो पूरी तरह से फसल बर्बाद। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिले की बात करेंगे तो अग्रणी जिले में रोहतास, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना, मधेपुरा ये आपको नजर आएगा। अब देखिए यहां पर रोहतास यहां पर आपको दिख रहा है, इसके अलावा मुजफ्फरपुर यहां पर दिख रहा है आपको, उसके अलावा आप देखिए बेगूसराय यहां पर, पटना यहां पर आपको दिख रहा है और मधेपुरा, तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्पादन के मामले में अग्रणी हैं। और गेहूं के उत्पादन में बिहार का देश में छठा स्थान है, यानी कि गेहूं का उत्पादन बिहार में धूमधाम से किया जाता है। मक्का की बात करते हैं तो देखिए मक्का जो है तीसरी प्रमुख फसल बिहार की मानी जाती है और जितने भी उपजाऊ भूमि है उसमें 8% एरिया पर यह किया जाता है। भारी दोमट मृदा उपयुक्त होती है, आर्द्र जलवायु और भारी दोमट मिट्टी जो क्षेत्र होता है वहां उपजाया जाता है। अग्रणी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं आपको बात करूं तो यहां पर कटिहार, पूर्णिया और अररिया वाला हिस्सा देखेंगे, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हिस्सा ज्यादा यहां पर होगा। और भी जिले हैं जैसे कि सुपौल, पूर्णिया, कटिहार यहां पर देखने को मिलेगा। बेगूसराय को प्रदेश
का मक्का का घर कहा जाता है। यहाँ बेगूसराय में भी इसका उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है। अब जौ की चर्चा करते हैं। जौ के विषय में कहा जाता है कि यह बिहार राज्य का एक परंपरागत तरह का फसल होता है। बुआई मैंने पहले भी बताया था कि अक्टूबर से नवंबर के महीने में किया जाता है और कटाई जो है मार्च माह के अंत तक कर दी जाती है। जौ की खेती जो है कम वर्षा तथा उष्ण जलवायु क्षेत्र में होता है। इसके उत्पादन में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो है ये वाला हिस्सा जो है वह अग्रणी माना जाता है। इसके अलावा गन्ना की चर्चा करते हैं। जब गन्ना की बात करेंगे तो देखेंगे बिहार की प्रमुख नकदी फसल है, यानी कि इससे कैश तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे फसल में गन्ना प्रमुख फसल है। बिहार में लगभग अगर बात करें तो 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ईख यानी कि गन्ना की खेती हो जाती है, वहां पर ईख कहा जाता है। ठीक है, ईख उत्पादन में बिहार का जो है देश में 9वां स्थान होता है। ये पॉइंट पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। बिहार के कुल ईख उत्पादन के 60% हिस्से का देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान जिले में होता है। तो देखिए यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, तो यानी कि ये वाला जो एरिया हो गया पश्चिम उत्तर वाला एरिया, यहां पर आपको गन्ना अधिक उपजाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादकता क्रमशः किशनगंज में, पटना में और कटिहार में। किशनगंज, उसके बाद पटना और उसके बाद कटिहार का नंबर आता है, ये ध्यान रखना है। तंबाकू को लेकर के मैंने बात किया था, नकदी फसल ये भी है। बिहार के लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती की जाती है। बिहार देश का 6ठा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश माना जाता है। तंबाकू का उत्पादन वाले जिले देखेंगे तो समस्तीपुर के जो लोग हैं, उसके अलावा जो लोग गोपालगंज के हैं, वैशाली, बेगूसराय, पूर्णिया, किस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं मुझे बताइए। बिहार में तंबाकू की खेती गंडक नदी से राज्य की पूर्वी सीमा तक नदी के कगार पर की जाती है। तो गंडक नदी का जिस तरह से फ्लो होगा आपको वो ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से ही वहां पर उस जो भूमि है उसके हिसाब से किया जाता है। इस मैप में आप मुझे बताइए 38 डिस्ट्रिक्ट है, आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं बिहार से, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। आपके यहाँ कौन सी फसल अधिक उपजाई जाती है यह भी मुझे बताइए। अब अंत में मखाना की चर्चा करते हैं। मखाना का चर्चा करना आवश्यक है, इसको जीआई टैग भी मिला है। मखाना की खेती की जब बात करेंगे तो अकेले देखेंगे तकरीबन भारत का 90% से अधिक मखाना का उत्पादन जो है वह बिहार करता हुआ नजर आता है। बिहार में भी एक क्षेत्र मिथिला में भी दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल वाला, कटिहार वाला जो हिस्सा है वहां पर मखाना का उत्पादन अधिक देखा जाता है। ये वही हिस्से में मखाना का उत्पादन हो सकता है जहां पर पानी की उपलब्धता हो, क्योंकि देख रहे हैं पानी में ये उत्पादन होता है और काफी कठिन प्रक्रिया है इसको प्राप्त करने का। ठीक है, प्रमुख मखाना उत्पादन जिले देखेंगे दरभंगा, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा और कटिहार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री यानी कि जीआईआर ने बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका को स्वीकार कर लिया। चूंकि पहले बिहार मखाना इसका नाम रखा जा रहा था, लेकिन इस बात को लेकर के भारी विरोध हुआ। कहा गया कि क्या मगही पान को अब बिहार का पान कहते हैं? क्या आप मिथिला पेंटिंग को बिहार की पेंटिंग कहते हैं यानी कि मधुबनी पेंटिंग? क्या बनारस के जो साड़ी है, बनारसी साड़ी को यूपी का साड़ी कहा जाता है? नहीं ना। तो फिर जो मिथिला मखाना है, चूंकि मिथिला के भूभाग में ही इस एरिया में मखाना की खेती अधिक होता है, तो फिर आप इसे पूरे बिहार का मखाना कैसे कह सकते हैं? काफी विवाद हुआ था। उसके बाद जो है पलटना पड़ा मामला और अब इसे मिथिला मखाना के नाम से जाना जाता है। इस पर कई फिल्में वगैरह भी वहां पर मिथिलांचल में बना है। इसके साथ ही मिथिला मखाना के जीआई टैग को बरकरार रखा गया है। दरभंगा जिले में मखाना के लिए अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है, मखाना अनुसंधान केंद्र उसका नाम रखा गया है। तो कुल मिलाकर के इस लेक्चर में बिहार में जो कृषि की स्थिति हो सकता है, बिहार के जो प्रमुख फसल हो सकते हैं, हम लोगों ने उस पर विस्तार से चर्चा किया है। आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? आपके यहाँ किस फसल की पैदावार सबसे अधिक की जाती है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अपना विशेष ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।